हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज है 1 नवंबर। ठीक है, जो आज की करंट अफेयर्स के टॉपिक हमारे क्या क्या रहेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे माउना लाव के बारे में। ये एक तरह का एक्टिव वोल्केनो है, तो अभी इतना चर्चा में क्यों है तो वो भी देखते हैं, कहाँ पे इसकी लोकेशन वगैरह सब देखेंगे। फिर वोल्चर कंजर्वेशन के लिए अभी इंडिया के अंदर क्या काम चल रहा है, ठीक है, कौन सी लिस्ट के अंदर है, कब से कब तक कितनी संख्या है, ये सारा कुछ इसके अंदर देखने वाले हैं। फिर बात करेंगे फ्लोटिंग ट्रेस बैरियर और साथ ही वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2022। तो सबसे पहले देखेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी रिसेंटली क्या रिलीज़ करी हुई है एक नई रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट? वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2022। इसके अंदर क्या बताया गया है? इसके अंदर बताया गया है कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो भी ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस के अंदर प्रॉब्लम आई है, जो भी इसकी वजह से इम्पेक्ट हुए हैं टीबी के मरीज़ों के ऊपर, ठीक है, वो सब इस रिपोर्ट के अंदर डिस्कस किया गया है ना। तो जो ये डेटा कहाँ से उठाया गया है? 215 कंट्रीज़ से, ठीक है, जिसमें से 194 तो WHO की मेंबर स्टेट्स हैं। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या की फाइंडिंग रही है। लाइक डायग्नोसिस बोले तो कितने लोगों को ठीक किया गया है और कितने लोगों की डेथ हुई है। तो बात करते, देखो यहाँ पे 10.6 मिलियन, पूरे वर्ल्ड के अंदर 10.6 मिलियन लोग ठीक हो गए थे टीबी से 2021 के अंदर। ये 2020 में जितने लोग ठीक हुए थे उससे 4.5% ज़्यादा हैं, और 1.6 मिलियन लोगों की डेथ हो चुकी है। करीबन 16 लाख लोग इससे मर चुके हैं। और मरने वाले लोगों के अंदर 1,87,000 जो पेशेंट थे वो किससे ग्रसित थे? HIV से। HIV पॉजिटिव थे वो। ओके, HIV की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये थोड़ा सा याद रखा करो, छोटे मोटे एग्जाम्स के अंदर पूछ लेते हैं कभी कभी। नियरली 82% ऑफ ग्लोबल टीबी डेथ अमोंग HIV नेगेटिव पीपल occurred इन अफ्रीकन एंड साउथ ईस्ट एशियन रीजन। जो 82% जो ग्लोबल डेथ हुई है टीबी की वजह से, और जिसके अंदर जो HIV नेगेटिव पीपल थे, ठीक है, एक तो HIV पॉजिटिव 1,87,000, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं हम HIV नेगेटिव पीपल जो HIV से ग्रसित नहीं हुए थे। तो उसमें से जो 82% डेथ हुई थी वो कहाँ कहाँ से हुई थी? वो अफ्रीकन और साउथ ईस्ट एशियन रीजन से। ओके, द रिपोर्ट नंबर ऑफ द पीपल न्यूली डायग्नोज विद टीबी फेल फ्रॉम 7.1 मिलियन इन 2019 टू 5.8 मिलियन इन 2020। कि भाई 2020 पहले तो करीबन 7.1 मिलियन पीपल ठीक हो गए थे 2019 के अंदर, लेकिन 2020 के अंदर जब ये कोविड-19 का सिस्टम चला था उस टाइम पे इसका डायग्नोसिस में काफ़ी प्रॉब्लम आई थी, इसको लोगों को ठीक करने में काफ़ी प्रॉब्लम आई थी। तो उस वजह से लोगों की जो संख्या थी ठीक होने की वो कितनी होगी? 5.8 मिलियन। देर वॉज ए पार्शियल रिकवरी टू 6.4 मिलियन इन 2021। कि भाई जो ये रिकवरी थी, जैसे ही कोविड जाने लगा तो लोग फिर से ट्रीटमेंट के लिए आने लग गए, तो ये जो नंबर था ना इसमें धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लग गया। तो 6.4 मिलियन लोग इससे पार्शियली रिकवर हो चुके थे। इंडिया की बात करें, इंडिया और टीबी का क्या रिलेशन है, कितने लोग हैं यहाँ पे? विथ 28% केसेस, इंडिया वॉज अमॉन्ग द 8 कंट्रीज अकाउंटिंग फॉर मोर देन 2/3 ऑफ द टोटल टीबी पेशेंट काउंट। कि भाई जो 2/3 पेशेंट है ना टीबी के, करीबन 2/3 कितने हुए? 68.3%। उसमें से 28% जो केसेस है वो इंडिया में ही है, ठीक है। सॉरी, द अदर कंट्रीज़ वर इंडोनेशिया में कितने परसेंट है? 9.2। फिर चाइना, देन फिलीपीन, और पाकिस्तान के अंदर कितने? 5.8%। और ऐसा क्यों? क्योंकि देखो एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज पाकिस्तान काफ़ी छोटा है हमसे, ठीक है, तो इस वजह से जो इनकी जो परसेंटेज है वो भी वैसे ही कम है। नाइजेरिया, बांग्लादेश और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो 2.9%। इंडिया अकाउंटेड, देखो जितनी भी डेथ हुई है ना HIV नेगेटिव पीपल्स में, 82% तो हमने देख ली अफ्रीकन और साउथ ईस्ट एशियन रीजन के, ठीक है, और इस 82 में से जो 36% है वो इंडिया से हुई है डेथ। तो ये थोड़ा बहुत डेटा है, ये एक बार है ना आप देख लिया करो। और हाँ, इंडिया टीबी इंसिडेंस फॉर, मतलब कि पहले 1 लाख लोगों में से 2021 के अंदर 210 लोग इससे ग्रसित थे, ठीक है, उनको टीबी थी। लेकिन जो 2015 का जो डेटा था उसमें 256 लोगों को टीबी होती थी। करीबन 1 लाख लोगों में से 256 पेशेंट किसके मिलते थे हमको? टीबी के। तो उसमें भी स्लाइटली कमी आई है, 18% डिक्लाइन हुआ है।
ठीक है। और बेटर देन ग्लोबल एवरेज कि भाई जो ग्लोबल एवरेज है ठीक होने का, उसके हिसाब से देखें तो इंडिया में वो जो लेवल है वो 18% है। कहाँ 11%, कहाँ 18%। तो इस वजह से इंडिया की पोजीशन क्या है, 36 पोजीशन पे है। इंडिया के अंदर क्या क्या, सॉरी, मेजर चैलेंजेस टू टीबी एलिमिनेशन, की भी टीबी को एलिमिनेट करते हुए समय क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो ये है कि भाई जो टीबी के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है ना, कि उसके अंदर ड्रग रेजिस्टेंस की कैपेबिलिटी आ जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है ना, कि मतलब जो वायरस है टीबी का, ठीक है, वो अपने आप को इस तरह से रेडी कर लेता है कि उस पर उस ड्रग का बाद में असर नहीं होता। मान लो आज कोई नई नई ड्रग दिया आपने, थोड़े टाइम तक तो असर मिलेगा, उसके बाद है ना वो क्या है ना, उस ड्रग को पहचान के और खुद को इस तरह से क्या कर लेता है, ढाल लेता है कि बाद में उसके ऊपर उस चीज़ का कोई असर नहीं होता। तो बार बार इनकी क्या है, मेडिसिन को चेंज करते रहना पड़ता है। ओके, यही सेम चीज़ किस में होता है, HIV के अंदर होता है। तो यहाँ पे हमने देख ही लिया कि भाई जो ये ड्रग रेजिस्टेंस जो कैपेबिलिटी है, ठीक है, टीबी के अंदर ये भी इंक्रीज़ होगी 3%, है ना। करीबन 4,50,000 न्यू केसेज आए हैं, जिसके अंदर जो रिफाम्पिसिन, ये एक तरह की क्या है, ड्रग है, ठीक है। इसके ऐसे मामले आए हैं कि इस ड्रग का अब 4,50,000 ऐसे केसेस थे जिसमें इस ड्रग का कोई असर ही नहीं हो रहा था टीबी पे। डिस्ट्रप्शन ड्यू टू कोविड की वजह से भी काफ़ी लोगों के इलाज करने में भी डिस्ट्रप्शन हो गया, रोक लग गई थी, लोग कहीं पे जा नहीं पा रहे थे, हॉस्पिटल्स पहले ही क्या है, फुल हो रखे थे, तो डॉक्टर्स के पास इतना टाइम भी नहीं था, और वैसे भी लोग डरते हुए बाहर नहीं जाते थे कहीं उनको कोविड ना लग जाए। और इस वजह से टीबी की वजह से लोगों का वैसे ही इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक था, तो अगर ऐसे ही वो किसी के कॉन्टेक्ट में आ जाते, सबसे ज़्यादा चांसेस थे उनको कोविड हो जाए, ठीक है। मेजर कंसर्न तो ये था कि भाई 10 countries collectively account 75% of the global gap between estimated TB incident and the reported number of people newly diagnosed with the disease. The gap are due to unreporting। मतलब एक तो क्या है ना, जो ये काफ़ी केसेस तो ये भी हैं कि कई कंट्रीज़ में तो पता ही नहीं है, अच्छे से रिपोर्टिंग ही नहीं हुई है, काउंटिंग ही नहीं हुई है, ठीक है, सर्वे ढंग से नहीं हुए, तो उस वजह से जो भी रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो आधी अधूरी हैं, लोगों का पता ही नहीं है। कई लोग ठीक हो गए और कई लोग उससे आज भी ग्रसित हैं, तो उनका पता नहीं चल पा रहा ढंग से। और सेम चीज़ इंडिया के साथ भी है, इंडिया में 24% ऐसा सीन हो रहा है, ठीक है, अनरिपोर्टिंग के मामले। फिर इंडोनेशिया, फिलीपीन, पाकिस्तान, नाइजीरिया। डिक्लाइन इन डायग्नोसिस एंड एक्सपेंडिचर, रिडक्शन इन द रिपोर्टेड TB केसेस सजेस्ट एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल विद अनडायग्नोस्ड एंड अनट्रीटेड TB, कि भाई जो TB के केसेस हैं, ठीक है, उनके अंदर भी कमी आ रही है, लेकिन साथ ही साथ में क्या है ना, जिन लोगों को TB हो रखी है वो अनडायग्नोस्ड, मतलब उनका पता ही नहीं चल पा रहा, कईयों की ट्रीट ही नहीं हो पा रही, मतलब ठीक ही नहीं हो पा रही। द नंबर ऑफ पीपल प्रोवाइडेड विद द ट्रीटमेंट ऑफ RR-TB, ठीक है, एंड मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB MDR-TB आल्सो डिक्लाइन फ्रॉम 2019 से 2020, कि भाई जो इस चीज़ के पेशेंट हैं, देखो ये RR वाले थे ना, हमने देखा था अभी, जिसके अंदर रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंस R और R, ठीक है, RR-TB के केसेस भी घटने लग गए थे 2019 से 2020 तक। तो यहाँ पे वही सब बताया गया है। ऊपर से द रिपोर्ट आल्सो नोट्स डिक्लाइन इन ग्लोबल स्पेंडिंग ऑन द एसेंशियल TB सर्विसेज, कि भाई जो TB के लिए जितनी भी R&D हो रही थी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो उसके अंदर भी क्या है ना, पैसा लगाना काफ़ी कम कर दिया। पहले कितना लगता था, $6 बिलियन के अराउंड 2019 में, 2021 तक आते आते उसमें और कटौती कर दी गई, ठीक है, 0.6 बिलियन की, तो कितना हो गया, $5.4 बिलियन उसके अंदर पैसा लग रहा था। लेकिन जो ग्लोबल टारगेट की बात करें तो कितना सेट किया गया था कि भाई इसकी R&D के अंदर हम कितना लगाएंगे, करीबन 13 बिलियन, ठीक है, ये रहा 13 बिलियन, लेकिन वो तो कहीं आसपास भी है भी नहीं, उसका आधा भी नहीं लग रहा। ट्यूबरक्लोसिस है क्या, TB है क्या? इट इज़ कोज्ड बाय बैक्टीरियम, किसी बैक्टीरियम के द्वारा होती है, और उस बैक्टीरिया का क्या नाम है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, इस बैक्टीरिया के द्वारा ये होती है। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है ये करता है माइकोबैक्टीरियेसी, ठीक है, इस फैमिली का नाम है जिसके अंदर 200 मेंबर हैं,
ह्यूमन मेंबर नहीं, मतलब वायरस के और डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया के मेंबर हैं, सबके अलग अलग अपने नाम हैं। इन ह्यूमन टीबी मोस्टली अफेक्ट द लंग्स। देखो लंग्स, सीधी सी बात, हमारे फेफड़ों को काफ़ी ये अफेक्ट करता है, सीधा अटैक वहीं पे होता है। और उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा जो ऑर्गन्स हैं, पल्मोनरी टीबी, ठीक है, जो इफ़ेक्ट करता है हमारे एक्स्ट्रा ऑर्गन्स को, तो वो भी, उनको भी ये क्या है ना, डैमेज करता है। पर्सन टू पर्सन ये फैल सकता है थ्रू एयर, हवा के द्वारा। मोस्ट पीपल हु डेवलप डिजीज़ आर अडल्ट, ठीक है। 2021 के अंदर आदमियों के अंदर करीबन 56.5% जो आदमी थे जिनके अंदर ये बीमारी हुई। और वुमेंस की बात करें तो 32.5%। और चिल्ड्रंस की बात करें तो 11% बच्चों को ही ये हो रखा था। टीबी इज़ प्रिवेंटेबल। देखो इसको ठीक भी किया जा सकता है, इसको मतलब प्रिवेंट भी किया जा सकता है और क्योर भी किया जा सकता है। ठीक भी मतलब इससे ट्रीट, या अगर कोई किसी को टीबी हो रखी है तो ऐसा नहीं है कि लाइलाज बीमारी हो, नहीं, इसका इलाज है और इसको ट्रीट अच्छे से किया जा सकता है। करीबन इसके अंदर कितना टाइम लगता है, 4 से 6 महीना। इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए अंडर प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। इंडिया एम्स टू एलिमिनेट टीबी फ्रॉम द कंट्री बाई 2025, कि भाई 2025 तक है ना हम इसको हटा देंगे। जो ग्लोबल टारगेट है पूरे वर्ल्ड का, वो टारगेट लिया गया है 2030, कि भाई 2030 तक पूरे वर्ल्ड से इसको हटा देंगे। लेकिन भारत ने क्या टारगेट ले रखा है कि हम इसको 5 साल पहले ही भारत से हटा देंगे, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत। निक्षय मित्रा is a component of this initiative that ensure additional diagnostics, nutritional and vocational support to टीबी ट्रीटमेंट, कि भाई जो जो इससे ग्रसित है उनको भाई और अच्छे से क्या है ना ट्रीटमेंट दिया जाए, उनके न्यूट्रिशन के को ध्यान में रखा जाए, है ना, उनको हर तरह से हेल्प की जाए। तो ये निक्षय मित्रा एक तरह की स्कीम है, इनिशिएटिव है, इस स्कीम के अंडर में। इंडिया कंडक्ट इट्स ओन नेशनल टीबी प्रीवेलेंस सर्वे। भाई इंडिया के अंदर खुद भी टीबी के रिगार्डिंग है ना सर्वे करवाए जाते हैं, ठीक है, जिससे ये पता लगे कि भाई कितने लोग इससे ग्रसित हैं। और लोगों को बताया भी जाता है कि भाई उनको जागरूक भी किया जाता है। द यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने भी एक प्रोग्राम को लॉन्च किया था जिसका क्या नाम था, टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन, ठीक है। और इसके अंदर सर्वे भी किया गया था। और ऊपर से करंटली 2 वैक्सीन VPM वैजिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 1002 एंड MIP माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी, ये डेवलप किए गए हैं, ठीक है जी। और अभी फ़िलहाल टीबी के लिए डेवलप किए गए हैं और फिलहाल अंडर क्लिनिकल ट्रायल्स चल रही हैं इनके ऊपर। वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है, 24 मार्च को मनाया जाता है, टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट द डिजास्टर्स हेल्थ सोशल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टीबी एंड टू मेक एफर्ट टू एंड द टीबी एपिडेमिक ग्लोबली, कि भाई इसको धरती से बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन BCG, ये एक वैक्सीन है, अकेली ऐसी वैक्सीन है जो अवेलेबल है फ़िलहाल किसके ट्रीटमेंट के लिए, टीबी के ट्रीटमेंट के लिए। अब बात करते हैं, ये देख लिया ना आपने लावा निकल रहा है रेड कलर का, ये है एक तरह का एक्टिव वोल्केनो, ठीक है। तो माउना लोआ इसका नाम है। तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्टिव वोल्केनो है और इसने अभी सिग्नल्स देना स्टार्ट कर दिया कि ये कभी भी फट सकता है। मतलब छोटे मोटे फटाके अभी इसमें बजने स्टार्ट हो गए और ये कब फट के सबको हिला दे कुछ ना पता। एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द माउना लोआ इज़ दैट इट इज़ द लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑन द अर्थ। पूरी पृथ्वी के ऊपर इससे बड़ा कोई भी वोल्केनो है नहीं जो फ़िलहाल इतना एक्टिव हो रखा है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन के ऊपर ये लोकेटेड है, ठीक है। और जो सी बेड है उससे काफ़ी ऊपर उठ चुका है, राइजिज है। इट इज़ द लार्जेस्ट सब एरियल वोल्केनो इन बोथ मास एंड वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम के हिसाब से भी देखें तो सबसे बड़ा है, ठीक है। कि कितनी ढलान पे है फ़िलहाल ये 13,679 फीट, ठीक है, फ्रॉम द सी लेवल, उससे इतना ऊपर उठा हुआ है। और टोटल 30,000 फीट फ्रॉम द सी बेड। जो सी बेड है, सी लेवल तो वो होता है जहाँ पे पानी और जो पानी का जो लेवल होता है ना ऊपर का, ठीक है। और जो सी का बेड है जहाँ पे नीचे कंकर पत्थर पड़े होते हैं, ठीक है, जहाँ पे ग्राउंड को टच करता है वाटर, तो उससे तो ये कितना ऊंचा है, 30,000 फीट। और जो सी लेवल है उससे, उसकी बात करें तो उससे 13,000
13,679 feet. The dome of the volcano is 120 km long and 103 km wide, covering almost 51% of Hawaiian, जो हवाई के जितने भी आइलैंड्स हैं ना उनको पूरा करीबन आधा उनको कवर कर लेता है. अगर ये फट गया ना तो ये हवाई भी फट जाएगा. आई विश ऐसा हो ना. द समिट कैल्डेरा ऑफ माउना लोआ इज़ नोन एज मोकू. भाई ये पता नहीं क्या है, देख लेना इसकी प्रोनाउंसिएशन. एवियो वियो with an area of 15 square kilometer and a depth of 180 meters. बस आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा है और कहाँ पे है, पैसिफिक ओशियन के ऊपर है. ज़्यादा इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं. एक्टिव है ये तो हमको पता है, और ऊपर से इट इज़ वन ऑफ द 5 वोल्केनो दैट फॉर्म द आइलैंड ऑफ हवाई बट द लार्जेस्ट वन इन मास एंड साइज़. कि भाई मास और साइज़ की बात करें तो सबसे बड़ा है. ठीक है. द सील्ड stage lava forming the slope of volcano is theolitic basalt, which is made from the mix of magma and subducted ocean crust. Eruption की बात करें तो according to reports, it is found that the sealed active volcano has been erupted for over 7 लाख years. भाई 7 लाख सालों से ये फटता ही आ रहा है ना. The finding indicated that it emerged above the sea level around 4 लाख साल पहले ये सी के लेवल से ऊपर उठ चुका था. द मैग्मा दैट फॉलो आउट ऑफ माउना लोआ इज फ्रॉम द हवाई हॉटस्पॉट दैट क्रिएटेड ए हवाईयन आइलैंड चेन ओवर ए मिलियन ईयर्स. तो ये जितने भी आइलैंड बने हुए ना भाई, ये इसका मुंह है जहाँ तक दिख रहा है. ठीक है. कितना बड़ा हो सकता है ये आप सोच नहीं सकते. द मोस्ट रिसेंट इरप्शन ये कब हुआ था? 24 मार्च को ये फटा था. 24 मार्च से 15 अप्रैल 1984 तक ही इसमें धमाके होते रहे. एंड इट रिकॉर्डेड टू हैव इरप्टेड 33 बार ये अब तक फट चुका है 1883 से. मतलब एक एवरेज देखे तो हर 5 साल में एक बार. द फर्स्ट रिकॉर्ड हिस्टोरिकली विटनेस वोल्केनिक इरप्शन फ्रॉम द माउना लोआ वाज जनवरी 1983. सबसे पहली बार उस टाइम पे लोगों ने विटनेस किया था, और उस टाइम पे करीबन 77 लोगों की जान चली गई थी. सॉरी, जो 1868 के अंदर जब ये फटा था उस टाइम पे अर्थक्वेक भी आ गया था, धरती हिला दी थी पूरी इसने, और उसकी वजह से 77 लोग 77 पीपल्स अपनी जान गंवा चुके थे. तो ये थोड़ी सी छोटी मोटी जानकारी है, ये देख लेना. ये है फ्लोटिंग बैरियर. ठीक है. ये दिख रहे हैं ना जाली सी, ये एक तरह का बैरियर है जो क्या रोकता है. मान लो ये देखो, ये प्लास्टिक है यहाँ पे. ठीक है. ये नदी जा रही है कोई, तो यहाँ पे ये बैरियर लगा दिया. अब जितनी भी गंदगी होगी ना वो इस बैरियर के सामने आके लग जाएगी. ठीक है. ये आगे जाने नहीं देगा. तो इस वजह से एक तरह से ये है ना, हम आगे की जो नदी है उसको सुरक्षित कर सकते हैं. जितना भी जो भी वाटर बॉडी है उसको सुरक्षित कर सकते हैं ताकि वो आगे जाके फिर से पोल्यूट ना हो. तो इसमें उसी की बात कर रखी है, जो फ्लोटिंग ट्रेस बैरियर. कि भाई जो ये फ्लोट कर रहा है ना, जितना भी ट्रेस कूड़ा करकट है, तो इसको रोकने वाला बैरियर. ओके. ये किसके द्वारा डेवलप किया गया? बेंगलुरु की कोई फर्म है जिसने अभी ये वाटर बॉडी का कोई चैलेंज था उसको विन किया है. और विन क्या किया, कैसे किया? जब इन्होंने ये वाला प्रोजेक्ट दिखाया था अपना. फ्लोटिंग बैरियर FTB डेवलप्ड बाय बेंगलुरु फर्म अल्फा मास लिमिटेड and developed 8 cities across the India to trap the trash in water bodies and have won cleaning and restoring India's water body challenge conducted by the office of PSA. PSA का फुल फॉर्म प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र. इनके द्वारा ये चैलेंज या फिर ये जो पूरा सिस्टम था ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था. इसके अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और 8 सिटीज़ के अंदर इन्होंने अपने ये FTP लगाए थे. FTP बोले तो फॉरेन और फ्लोटिंग ट्रेस बैरियर. और उसके अंदर ये जीत गए क्योंकि इन वालों ने ज़्यादा ये जितना भी ट्रेस था, कूड़ा करकट था, वो पकड़ा था, तो ये इसमें जीत गए थे. द चैलेंज वाज कंडक्टेड बाय द वेस्ट टू वेल्थ मिशन. इस मिशन के थ्रू इसको चालू किया गया था और लागू करने वाला कौन था? PSA. ठीक है. अंडर स्वच्छ भारत उन्नत भारत मिशन अंडर द ऑफिस ऑफ PSA. FTP uses natural flow of water to bring the trash to river bank where it is deployed and from the trash is manually and mechanically removed. कि भाई वहाँ पे जो ये नदी के पास जैसे ही नदी का बहाव होगा और ये जितना भी
पॉलीथीन वगैरह प्लास्टिक वगैरह इसमें अटक जाएगा, बाद में इसको क्या करेंगे, मैकेनिकली भाई हमारे हाथों से हम इसको हटा सकते हैं वहाँ से। ओके, ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र के बारे में बात करते हैं। 1999 में, नवंबर 1999 में कैबिनेट सेक्रेटरीट ने इस ऑफिस का गठन किया था, एस्टेब्लिश किया था, ठीक है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका एम क्या है, टू प्रोवाइड प्रोग्रामेटिक एंड ऑब्जेक्टिव एडवाइस टू प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट ऑन द मैटर रिलेटेड टू साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन। कि भाई जो ये इन मैटर से जितने भी मतलब इस एरिया से जितने भी मैटर्स होंगे उसके ऊपर ये एडवाइस करता है पीएमओ को और जो कैबिनेट हो उसको। द फर्स्ट पीएसए वाज एपीजे अब्दुल कलाम एंड द करंट पीएसए इज़ AK सुध। ये आपको थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए। जो द 9 मेंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव एडवाइजरी काउंसिल, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो PMSTI-AC, ये किसके द्वारा हेड करी जाती है, इज़ हेडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ पीएसए या फिर AK सुध जी के द्वारा। द बॉडी हैज़ 9 मेजर मिशंस। तो पहला कौन सा है, नेचुरल लैंग्वेज ट्रांसलेशन, क्वांटम फ्रंटियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेशनल बायोडाइवर्सिटी मिशन, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, बायोसाइंस फॉर ह्यूमन हेल्थ, वेस्ट टू वेल्थ, डीप ओशन एक्सप्लोरेशन, एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ न्यू इंडियाज़ इनोवेशन, या फिर अग्नि। तो इन मिशंस के ऊपर जो ये हमारे पीएसए हैं ये गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं और आगे स्टेप लिए जाते हैं। देख रहे हो वल्चर, अभी इनकी संख्या काफ़ी कम हो रखी है इंडिया के अंदर। द तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली फॉर्म्ड अ कमेटी। इन्होंने रिसेंटली एक कमेटी का गठन किया टू सेटअप एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर द इफ़ेक्टिव कंजर्वेशन ऑफ वल्चर्स। कि भाई जो वल्चर्स है उसके कंजर्वेशन के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ द कमेटी एस्टेब्लिश्ड बाय तमिलनाडु। इसका मतलब क्या था, क्यों इसका गठन किया गया। वल्चर्स ऑलमोस्ट वेंट एक्सटिंक्ट इन द कंट्री एट द बिगनिंग ऑफ 21st सेंचुरी। जैसे ही 21वीं सदी आई, जो वल्चर्स का नंबर था ना वो इतना ड्रास्टिकली ख़त्म हो गया, कम हो गया कि एक तरह से मान लो कि विलुप्त ही हो गई, दिखते ही नहीं है कभी। करीबन इंडिया से तो 96% इनकी पॉपुलेशन ख़त्म हो चुकी थी 1993 से लेकर 2003 तक। टू डील विद दिस द कैबिनेट गवर्नमेंट हैज़ पुट इनटू प्लेस 2 एक्शन प्लान टू प्रोटेक्ट द स्पीसीज एट द नेशनल लेवल। कि भाई गवर्नमेंट ने 2 एक्शन प्लान्स को लागू किया जिसके द्वारा जो ये स्पीसीज़ है वल्चर्स की, इनको बचाया जा सके पूरे नेशनल लेवल पे। पहली को लागू किया गया 2006 में, दूसरी जो अभी चल रही है 2020 से 25 तक। ओके, one of the important action point in this nationwide plan is the formation of state level committee to save vultures। कि भाई एक स्टेट लेवल के ऊपर कमिटीज़ बनाई जाएंगी हर एक स्टेट के अंदर और वो क्या काम करेगी, इन वल्चर्स को बचाएगी। अकॉर्डिंग टू दिस प्लान तमिलनाडु गवर्नमेंट फॉर्म्ड अ स्टेट लेवल कमेटी। भाई इस प्लान के अकॉर्डिंग तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपनी जो कमेटी थी उसका गठन कर दिया है ना, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर द इफेक्टिव कंजर्वेशन ऑफ वल्चर्स। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है वल्चर्स की, वल्चर्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, गिद्ध, है ना। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, दे लिव इन ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक एरियाज़ और एक तरह से नेचुरल गार्बेज कलेक्टर्स हैं। कि भाई आपने देखा होगा ये जो भी चीज़ें मर जाती हैं उनके ऊपर क्या करते हैं, उनके ऊपर फीड करते हैं, तो उनको एनवायरनमेंट से ख़त्म कर देते हैं, तो हर तरह से क्या है ना, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वल्चर्स आर स्कैवेंजर्स वो होते हैं जो डेड चीज़ों के ऊपर फीड करते हैं। हु डू द वर्क ऑफ क्लीनिंग अप, इनका क्या काम है, उसको खा लेते हैं तो वो जगह वहाँ से क्लीन हो जाती है और इससे हमारा जो इकोसिस्टम है वो हेल्दी होता है। डिस्पाइट फीडिंग ऑन इन्फेक्टेड कारकेसेस वल्चर डू नॉट गेट इन्फेक्टेड। आपने देखा होगा कि भाई कोई गाय या कोई पशु या कोई भी जानवर है ना, कोई भैंस वगैरह मर जाती हैं किसी भी ऐसे एरिया में, फॉरेस्ट वाला हो गया, तो आपने देखा वहाँ पे कोई नहीं होता जो उनको खड्डे में मतलब खोद के दबा दे। हमारे यहाँ तो क्या होता है, कोई भी एनिमल अगर मर जाता है ना, पास आउट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, खड्डा खोदते हैं, उसके अंदर दबा देते हैं ताकि वो बाहर सड़े ना। लेकिन आपने देखा होगा वो जो वल्चर्स हैं, मतलब कई कई महीने पुराना भी अगर कोई भी कुछ भी जानवर मरा पड़ा है, चाहे उसके अंदर कीड़े पड़े हुए हों, उसको भी खा लेते हैं, लेकिन इनको कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता क्योंकि जो इनका जो स्टमक है ना, उसके अंदर जो एसिड्स हैं वो जो बाहर की जो बीमारियां भी आएंगी ना उनको भी ख़त्म कर देता है, मार देता है। इस वजह से इनको कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता।
thus the chain of infection is broken. Vultures invisibly control the spread of harmful pathogen causing deadly anthrax, cholera, foot and mouth disease and rabies. कि भाई देखो, अगर किसी भी जानवर को ये सब बीमारियां हो रखी हैं, ठीक है, कोलरा, फुट एंड माउथ डिजीज़ या फिर रेबीज़ हो रखी है, अगर हम उनके कांटेक्ट में आए तो जाहिर सी बात है 90% चांसेस हैं हमको भी वो बीमारी लग सकती है, लेकिन इनको नहीं लगेगी। ये उस जानवर को खा जाएंगे जिसको रेबीज़ हो रखी हो या फिर एंथ्रेक्स हो रखी हो, कुछ भी चीज़ हो, है ना, खा जाएंगे, इनको कुछ भी नहीं होगा क्योंकि पेट में इतना हैवी एसिड है, वो उस जो भी पैथोजन या फिर वायरस जो भी बैक्टीरिया है उसके पेट में जाते ही ख़त्म हो जाएगा। तो इस वजह से ये हमको भी हेल्दी रखते हैं, पूरे एनवायरनमेंट को भी हेल्दी रखते हैं, इस वजह से इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दे आल्सो प्रिवेंट द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज स्पेशली इन द वाइल्ड। आपने देखा होगा अगर कोई मरा हुआ जानवर है, नदी के अंदर कितने जानवर आते रहते जो मरे हुए होते, फूले हुए होते, उनको भी खा जाते हैं, और उनको खा जाएंगे तो नदी भी क्लीन हो जाएगी। तो ये सब इनका काम है। अब बात करते हैं स्टेटस क्या है इंडिया के अंदर इनका। इंडिया इज़ अ होम ऑफ 9 स्पीसीज़ ऑफ वल्चर्स। इंडिया के अंदर फ़िलहाल 9 स्पीसीज़ हैं वल्चर्स की। एक तो ओरिएंटल वाइट बैक्ड या फिर लॉन्ग बिल्ड, स्लेंडर बिल्ड, हिमालयन, रेड हेडेड, इजिप्शियन, बियर्डेड, सिनेरियस एंड यूरेशियन ग्रीफोन। ये 9 स्पीसीज़ है वल्चर्स की इंडिया के अंदर, और सारी की सारी ख़त्म होने के कगार पे हो रखी है अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। स्केड्यूल 1 के अंदर किस किस को रखा है? बियर्डेड, लॉन्ग बिल्ड, ठीक है, स्लेंडर बिल्ड, ओरिएंटल वाइट बैक्ड, और बाकी जो हैं उनको स्केड्यूल 4 के अंडर में रखा गया है। IUCN के स्टेटस की बात करें तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड के अंदर कौन कौन से? ओरिएंटल बिल्ड जो यहाँ पे भी है, ठीक है, स्लेंडर बिल्ड जो यहाँ पे भी है, फिर लॉन्ग बिल्ड जो यहाँ पे भी है ना, बस एक रेड हेडेड नहीं है जो इसके अंदर एक्स्ट्रा है। एंडेंजर्ड के अंदर इजिप्शियन है, नियर थ्रेटन के अंदर हिमालयन और बियर्डेड और सिनेरियस, लिस्ट कंसर्न के अंदर इंडियन ग्रीफोन है। थ्रेटन क्या है? आपने देखा होगा गाय भैंसों को हम कोई भी बीमार होता है उनको एक टैबलेट देते हैं, हरे पत्ते वाली गोली, है ना, सब मोस्टली लैंग्वेज, देसी लैंग्वेज में यही बोलते हैं, क्योंकि उनका जो जो आउटर बॉडी है ना जिसके अंदर वो टैबलेट आती है वो किस कलर की होती है? ग्रीन कलर की, और बेसिकली उसके अंदर जो साल्ट का क्या नाम होता है? डाइक्लोफिनेक। अगर डाइक्लोफिनेक अगर हम अपने जानवरों को देंगे तो एक तरह से वो क्या है, वो काम करता है जहर का, ठीक है, ये जो एनिमल्स है उनके अंदर जहर का काम करता है, और वो कोई भी एनिमल मर गया तो ये है ना डाइजेस्ट नहीं होता है, बॉडी के अंदर ऐसा का ऐसा पड़ा रहता है डाइक्लोफिनेक। कोई भी जानवर मर गया उसके अंदर ये ऐसा का ऐसा पड़ा रहेगा, और उस मरे हुए जानवर को कौन खाएगा? वल्चर खाएगा, और जो उसकी बॉडी में जितना भी डाइक्लोफिनेक था वो किसके पेट में गया? वल्चर के पेट में गया, और जैसे ही वल्चर के पेट में जाएगा तो फिर वो नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देगा वल्चर को, उससे इनको पॉइजन हो जाता है, जहर बन जाता है इनकी बॉडी में जाते ही हो, और फिर ये भी अपना लाइफ क्या है ना मरना स्टार्ट हो जाती है, इनकी किडनी फेल वगैरह हो जाती है, इस तरह की बीमारी इनको होना स्टार्ट हो जाती है। और फिर दूसरा जो हमारी एक्टिविटीज़ है ना, हमने ना जंगल छोड़े, कुछ भी नहीं छोड़ी, ना नदियाँ छोड़ी, तो इनका जो नेचुरल हैबिटेट था वो हमने ख़त्म कर दिया, तो उस वजह से भी इनका जो नंबर है कम हो गया। कंटेमिनेटेड फूड, सीधी सी बात है, जो डाइक्लोफिनेक वाला एक तरह से कंटेमिनेटेड ही है, और जो भी हमने ये बड़ी बड़ी लाइनें, ऊंचे ऊंचे खंभे लगा रखे हैं ना, पावर लाइंस, तो ये उड़ते हैं, इनको दिखता है नहीं, नज़रें तो कमज़ोर नहीं होती, बट एटलीस्ट वो तारे इतनी पतली होती है दिखती नहीं है, और उनके कांटेक्ट में आके करंट लग के इनकी डेथ हो जाती है। तो ये थी आज की क्लास, कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। काफ़ी बच्चे क्लासेस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है, काफ़ी बहुत कम सब्सक्राइबर है, और ऐसे में मेरे को भी ऐसा है ना, कभी कभी मन नहीं करता, मतलब कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आपको है ना 1 मिनट नहीं लगती कि वहाँ से ऐसे गायब हो जाते हो, तो थोड़ा सा इतना तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बाकी इस क्लास की जो PDF आपको टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगी, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो, अगर क्लास अच्छी लगे तो कोई इशू नहीं है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।